हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतीश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज क्लास 11th का हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन और एग्जाम में भी इससे पूछा जाता है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले आज जो हम टॉपिक इस चैप्टर में पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है और इसका जो महत्वपूर्ण पोर्शन है जो एग्जाम में आने वाला है या कंपटीशन के एग्जाम में आता है, उसी दृष्टि से सभी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और बाकी जो टॉपिक हैं उनके बारे में थोड़ा सा हिंट दूंगा। तो आज जो टॉपिक हमें पढ़ाना है, जिस पर चर्चा करनी है, वो है किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि का आकलन। इससे पहले इसमें जो दिए गए हैं मैं बहुत जल्दी चर्चा करके आपको बता दे रहा हूँ। एक तो बेटा आप पढ़े हुए हैं पुराने क्लासेज में, अब तो चूंकि सिलेबस से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया है। एक होते हैं मूल राशियां तथा मूल मात्रक। आप जानते हैं जो भौतिक विज्ञान है उसमें बहुत सारी राशियां ली गई हैं जिन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब इसमें जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, कुछ राशियां जिन्हें हम मूल राशियों के नाम से जानते हैं वो ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम किसी अन्य पदों में, दूसरी राशियों के पदों में एक प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका मैं उदाहरण बता रहा हूं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ठीक है नहीं। इसके अलावा आप मान लीजिए क्या है, वैद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। इन्हें मूल राशियां माना गया है और जो मूल राशियां होती हैं इनके जो मात्रक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियां जैसे लंबाई है, लंबाई को किसी हम और अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही द्रव्यमान है, ऐसे क्या समय है। ज्यादातर हम जिन राशियों को प्रयोग करते हैं सामान्यतः वो तीन है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय। तो देखिए हमारे पास मैंने आपको बताया, एक क्या हो गई, मूल राशियां हो गई और उनके मात्रक हो गए, वो क्या हो गए, मूल मात्रक। अब दूसरी प्रकार की राशियां होती हैं जिसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे आप चाल है, चाल का फार्मूला सभी लोग जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी अपॉन समय। तो दूरी एक प्रकार की क्या होगी, लंबाई। तो एक प्रकार से क्या होगा, लंबाई अपॉन समय। तो लंबाई अपॉन समय हो गया, तो ये चाल जो है वो क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, आपकी व्युत्पन्न राशि कहलाएगी, क्योंकि इसको हमने मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया है, उत्पन्न किया है। और इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। तो आप देखिए जैसे चाल है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय हो गया और दूरी अपॉन समय होने का मतलब है, आप समझ रहे हैं कि इसे हमने मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया है। इसका अगर हम मात्रक लिखना चाहें तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, लंबाई या दूरी के लिए क्या लेते हैं हम, मीटर लेते हैं, और समय के लिए क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। तो इसका जो मात्रक निकला के आएगा, मीटर अपॉन सेकंड आएगा, ये कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो आप समझ गए, एक मूल राशियां होती हैं, उनके मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरी व्युत्पन्न राशियां होती हैं जिनके मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो 7 जो मूल राशियां, मैं लिखने की इसे आवश्यकता नहीं समझता हूं, बुक से आप पढ़ लीजिए। किसी भी प्रकार की अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता दीजिए, इसको भी मैं डिटेल में बता दूंगा। संभवतः अगर बुक से आप देख लेंगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आपको नहीं आनी चाहिए। अब आप देखिए, मैं एक बार आपको हिंट दे रहा हूं। लंबाई मूल राशि, मात्रक क्या हो गया, मीटर। अब आपका क्या हो गया, द्रव्यमान, मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। अब आपका समय मात्रक क्या हो गया, सेकंड। वैद्युत धारा मात्रक क्या हो गया, मीटर, सॉरी एम्पियर। वैद्युत धारा मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ताप, मात्रक क्या हो गया, केल्विन। फिर आती है ज्योति तीव्रता, मात्रक क्या हो गया, कैंडला। फिर आती है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक क्या हो गया, मोल। तो ये मैंने जो मात्रक बताए, ये कौन सी पद्धति कहलाती है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं।
अब अगर आप देखेंगे इसमें कुछ टॉपिक दिए गए कि लंबाई का मापन कैसे करते हैं, तो लंबाई में आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर जो आकाशीय पिंड है उनका मापन भी हम कर लेते हैं, उसकी विधि बताई गई है। इसी प्रकार से बहुत सूक्ष्म दूरियां हैं, जैसे हमें परमाणु है, अणु है, इतनी सूक्ष्म दूरियों का व्यास निकालना है और बहुत सूक्ष्म दूरियों के लिए कोई कैलकुलेशन करनी है, उसको भी बताया गया है। इसी प्रकार से द्रव्यमान का मापन बताया गया है। द्रव्यमान के मापन को ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, केवल लंबाई के मापन को डिटेल में एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत दिया गया है। फिर आता है समय का मापन, तो समय के मापन को भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, थोड़ा सा बता दिया गया है। तो यहाँ तक का आप पढ़ लीजिए। आज हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो क्या है, त्रुटि है, जिसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब पहले तो आप विशेष ध्यान रखिए, त्रुटि का मतलब होता है गलती या एरर होता है, और कहीं ऐसा ना हो गलती को समझने में ही आप गलती कर जाएं। त्रुटि का मतलब सीधे सीधे क्या है, त्रुटि का मतलब गलती होने से है। तो आप देखिए त्रुटि होती कैसे है, जरा विशेष आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से त्रुटि होती है। आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, आप समझ जाएंगे। देखिए ज्यादा एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, उसकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ये रब वर्ग के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। एक सरल लोलक होता है, और सरल लोलक जब दोलन करता है तो उसके एक दोलन में लगने वाला जो समय है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। उसका फार्मूला होता है बेटा T बराबर 2 पाई √L/G। आप समझना, मैं आपको बता रहा हूं त्रुटि है क्या। सबसे पहले टॉपिक पर बाद में आएंगे, जो मेन टॉपिक है। अब आप देखिए यहां से हम स्क्वायर करते हैं, T स्क्वायर बराबर क्या हो जाए 4 पाई स्क्वायर, और बेटा क्या हो जाए L/G। अगर हम G का मान निकाल ले तो G बराबर आएगा 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। G यहां पर होता है गुरुत्वीय त्वरण। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में भी अगर डिटेल में आप जानना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जो 9th क्लास की वीडियोस डाली गई है उसमें आप गुरुत्वीय त्वरण के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूं ये साइंस की जो पढ़ाई है, फिजिक्स की पढ़ाई, ऐसा नहीं कि गुरुत्वीय त्वरण हमने 9th में पढ़ लिया, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं उन सभी की आवश्यकता इसमें पढ़नी है। जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज अगर 9th के स्तर की आपको चाहिए तो मेरे चैनल को आप प्ले लिस्ट में 9th क्लास के जो दिए गए टॉपिक्स उसमें जाकर देख सकते हैं। 9th क्लास के मैंने 49 वीडियो उसमें अपलोड कर रखे हैं। अब आप देखिए जी तो हो गया गुरुत्वीय त्वरण। एल क्या होता है बेटा, जो सरल लोलक होता है उसके लोलक की लंबाई हम कहते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं धागे की लंबाई कहते हैं। तो ये अगर हम जी का मान निकालना चाहें तो एक तो स्मॉल एल के मान को हमें नापना पड़ेगा, ठीक है, नहीं मापन करना पड़ेगा, और एक टी के मान की आवश्यकता होगी जिसका मापन करना पड़ेगा, जो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अब त्रुटि होने का कारण क्या है, जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले लंबाई। लंबाई के लिए जब हम नापते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं, मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं। और मीटर स्केल में आप सभी लोग जानते हैं, मीटर स्केल में क्या होता है, सेंटीमीटर के निशान होते हैं, और सेंटीमीटर को भी 10 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर के निशान होते हैं जो। अब कोई जैसे ये वाला स्केल है, ये स्केल है, आप देख रहे हैं समान स्केल है, सभी लोग जानते हैं। इसमें सेंटीमीटर के निशान है और सेंटीमीटर के लिए डिवाइड किया 10 भागों में, जिसे क्या कहते हैं, मिलीमीटर के निशान है। तो एक आपने पढ़ा हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। किसी यंत्र के द्वारा वह छोटी से छोटी माप जिसे हम शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट या क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। जैसे अल्पतमांक का मतलब अल्प अंक से मिलकर बना हुआ है। अब इससे हम जो कम से कम दूरी सही रूप से नाप सकते हैं वो क्या नाप सकते हैं, 1 मिलीमीटर को नाप सकते हैं। अब आप समझिए त्रुटि कहां पर होती है, जरा ध्यान दीजिए, रफ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे हमने धागे की लंबाई नापी, जरा ध्यान दीजिए। अब धागे की लंबाई नापी, मान लीजिए यहां पर तो आ गया 50 सेंटीमीटर, यहां पर आ गया 51 और यहां पर आ गया 52।
ये सेंटीमीटर में, जरा ध्यान दीजिए, केवल समझाने के लिए आपके लिए। अब आप देखिए, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होगा, 10 निशान होंगे, 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब आप देखिए जरा, हमने धागे की लंबाई को जब नापा, आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पर होता, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बेटा इसे हम कितना पढ़ते, 50.4। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। और अगर यहां पर होता तो बेटा हम इसे पढ़ते 50.5। किसमें हो गया, सेंटीमीटर में। अब आप देखिए, अगर स्थिति ऐसी बन जाए, थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये वाले पॉइंट जो हैं, इनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इनके मतलब ऐसी स्थिति हो, यहां पर तो हम पढ़ रहे हैं 50.4 और यहां पर हम पढ़ रहे हैं 50.5। अब बेटा कंडीशन ये है कि जो धागे की लंबाई है, मान लीजिए यहां पर है, इतनी लंबाई आ रही है। अब ये लंबाई आ रही है, तो ना तो ये 50.4 सेंटीमीटर है और ना 50.5 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे, तो अगर हमने इसे 50.4 सेंटीमीटर लिख लिया, तो इसका मतलब हमने लंबाई क्या लिखी, वास्तविक से कम। और अगर हमने इसे 50.5 लिख लिया, तो लंबाई क्या लिख ली, लंबाई हमने वास्तविक से क्या लिख लिया, अधिक लिख ली। अब आप देखिए, चाहे हमने 50.4 लिखी वो भी गलत है और 50.5 लिखी वो भी गलत है। अच्छा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये कम से कम 1 मिलीमीटर दूरी को ही नाप सकता है, उससे कम को नहीं नाप सकता है। हालांकि उसको नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स हैं और भी यंत्र होते हैं, लेकिन हम साधारण स्केल की बात करें तो साधारण स्केल में केवल हम 1 मिलीमीटर दूरी को ही नाप सकते हैं कम से कम, जिसे हम 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आपको पहली चीज समझ में आई होगी कि किस प्रकार से मापन करने में त्रुटि हो जाती है, वो रिजल्ट को किस प्रकार से प्रभावित करती है, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले लंबाई में कहां पर त्रुटि आ गई आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप मेरा इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे तो पर्याप्त सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव क्लास लेना भी प्रारंभ कर दूंगा। देखिए, इसके बाद आप देखिए, अब हमें लेना समय। अब जरा समय की बात देखें। समय के लिए देखो, मैं बताऊं, एक स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप क्लॉक होती है। ये तो साधारण क्लॉक है, सभी लोग जानते हैं, ये तो साधारण क्लॉक। इसमें एक ये जो सेकंड वाली सुई है जो लगातार चलती रहती है, वो क्या है, सेकंड वाली सुई है। तो जो स्टॉप क्लॉक होती है, जरा ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे, मैं यहां पर ही बता दे रहा हूं। ये स्टॉप क्लॉक है, 0 सेकेंड, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये 45 सेकेंड, और यहां पर क्या हो जाएगा, फिर 60 सेकेंड हो जाएगा। अब आप देखिए, यहां से यहां तक क्या है, 15 है। मान लीजिए ये कितना, 14 सेकेंड होता है, ये 13 होता है, केवल समझाने के लिए। अब आप देखिए, यहां पर देखिए जरा, मैं इतने को अलग बना दे रहा हूं। अब मान लीजिए, जैसे ही आपने एक आवर्तकाल का हम समय निकालते हैं, एक दोलन करने का समय निकालते हैं, तो जो सुई होती है वो सेकंड वाली सुई चलती रहती है। जहां पर हमें काउंट करना होता है उसमें एक पत्ती सी लगी होती है, उसे हम डाउन डाल देते हैं, वहां पर ही क्या हो जाए, रुक जाएगी। अब आप देखिए, जब एक दोलन पूरा हुआ और एक दोलन पूरा होने पर आपने उसे बंद किया, तो यहां पर तो था 14 और यहां पर था 15 सेकेंड। हो सकता है वो क्लॉक जो सेकंड स्टॉप क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, उसकी जो सेकंड वाली सुई हो वो यहां पर हो। मैं बात कर रहा हूं कि टी के यानी लंबाई के मापन में त्रुटि आने का कारण मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, यदि समय के मापन में त्रुटि आई तो कैसे आ गई। अब आप देखिए, इसमें आप देखें, अगर वो टाइम यहां पर है, जो सेकंड वाली निडल है, हैंडसम कहते हैं, वो यहां पर है। अगर आप इसे 14 सेकंड लिख रहे हैं तो जो एक्चुअल टाइम है उससे आप क्या कर रहे हैं, कम नोट कर रहे हैं इसे। और अगर आप इसे 15 सेकंड लिख रहे हैं तो इसका जो एक्चुअल टाइम, वास्तविक समय है, उससे क्या लिख रहे हैं, अधिक लिख रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में जो टाइम है वो हम एक्चुअल में काउंट नहीं कर पा रहे हैं।
कारण आप समझ गए, क्योंकि इसकी जो स्टॉप क्लॉक है, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है, 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड से कम समय को ये माप ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मापन में त्रुटि होने का कारण क्या है। अब आप देखिए, अब मापन में जो त्रुटि होगी वो राशियां यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद जी के मान में भी क्या आएगा, निश्चित त्रुटि आएगी। और उसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जिस फार्मूले से आ रहा है, जिस रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसमें भी क्या होती, त्रुटि होती है। अब डियर स्टूडेंट, मैं 2 टॉपिक्स के द्वारा मैं आपको 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये तो एक प्रकार का रफ वर्क है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल मैं कंफर्म आपको कह दे रहा हूं, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो जो मैं अब आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कारण है, किसी भी चीज़ की जो बेसिक है, बेसिक्स अगर हमें समझ में नहीं आएंगी तो हम आगे का टॉपिक नहीं पढ़ सकते। 2 एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल 1, ध्यान देंगे इस पर। ये चैप्टर मैं देखता हूं अक्सर स्टूडेंट की शिकायत रहती है, उनकी समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल 1 जरा ध्यान दीजिए। हमने कोई ऐसे मान लीजिए हमारे पास 2 माप ली गई है, एक माप क्या ए है और एक माप क्या है बी है। ए और बी 2 माप हैं और इन दोनों माप की सहायता से हम निकालना चाह रहे हैं एक रिजल्ट। तो देखिए आप, एक हमारे पास फार्मूला दिया गया है, एक रिजल्ट निकल के आया है y = a × b से। ए और बी जो है ये किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई मापें हैं और ए और बी के प्रोडक्ट से निकल के आया है रिजल्ट y। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल अभी आपको बताया था, एल और टी हमने माप ली थी, उसके द्वारा रिजल्ट निकल के आया था स्मॉल जी का। अब आप देखिए, हम ये मान लें कि यहां पर ए और बी में होने वाली जो त्रुटि है, ए में होने वाली त्रुटि को हम क्या मान लें, डेल्टा ए, और बी में होने वाली त्रुटि को हम मान लें डेल्टा बी। मैंने जैसे आपको बताई प्लस माइनस डेल्टा ये ए और प्लस माइनस डेल्टा बी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हमने 14 सेकंड लिख लिया तो हमने कम लिखा, और 15 सेकंड लिख लिया तो हमने ज्यादा लिख लिया, यानी ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की त्रुटि हो गई। ऐसे ही हमने 50.4 सेंटीमीटर लिखा तो वास्तविक से कम लिखा, और 50.5 सेंटीमीटर लिखा तो वास्तविक से क्या लिखा, अधिक। तो ए और बी के मान में होने वाली जो त्रुटि है हमारे पास, वो कितनी है, वो है प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप देखिए y के मान में होने वाली त्रुटि, y के मान में होने वाली त्रुटि को हमने लिख लिया डेल्टा y। डेल्टा y ये है y के मान में होने वाली त्रुटि। शब्दों पर आप ध्यान दीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो y के मान में होने वाली जो त्रुटि है, देखिए a की बजाय क्या हो सकती है डियर्स, ये हो सकती है a प्लस डेल्टा a, ये तो वैल्यू हो गई a की, और b के प्लेस पर क्या हो सकता है, b प्लस माइनस डेल्टा b। और इसमें से जो हम त्रुटि निकालना है, जो त्रुटि हुई, तो वास्तविक वैल्यू कितनी है, ए बी। ये तो त्रुटि के कारण जो वैल्यू आई वो हो गई, और ये है जो पहले से वैल्यू थी, तो इसमें जो त्रुटि हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ये वाली वैल्यू आ गई। ए बी को हम घटाएंगे तभी तो त्रुटि निकल के आएगी। जैसे मैं और आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं, कोई वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, 8 सेंटीमीटर है सपोज कीजिए, और वो आ गई 8.1। तो आपने त्रुटि कैसे निकाली, 8.1 में से हमने क्या किया, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा ही तो किया, तभी तो 0.1 आया। ऐसे ही हमने क्या किया, a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। अब आप देखिए, इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, इसकी इससे गुणा,
ठीक है नहीं, फिर इसकी इससे गुणा प्लस ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी हो गया, और क्या हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये ए बी हो गया, ठीक है, ये बी डेल्टा ए हो गया, फिर ये ए डेल्टा बी हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी माइनस ए। अब ये जो टर्म है डेल्टा ए डेल्टा बी ये बहुत छोटा हो जाता है, और छोटा होने के कारण हम इसे छोड़ सकते हैं। कैसे छोटा हो जाता है ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैंने बताया था एक तो हमने लंबाई ये नापी, और एक मान लीजिए और लंबाई की जरूरत पड़ रही थी, आनी चाहिए थी 7 और आ गई 6.9। ध्यान दीजिए, मतलब एक्चुअल वैल्यू है 7 और हमने देखा जब कैलकुलेट की थी तो वो कितनी आ गई 6.9 आ गई। अगर हम निकालें तो क्या करेंगे हम 7 में से 6.9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर क्या आ गई 0.1। ऐसे मान लीजिए ये तो डेल्टा ए का मान था और ये किसका मान था डेल्टा बी का मान, डेल्टा बी का मान था। अब ये जब हम 0.1 की 0.1 से गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए ये आ जाएगा 0.01, और 0.01 जो वैल्यू है वो 0.1 से भी क्या हो गई कम हो गई। तो इसलिए हम ये वाला जो टर्म है इसको क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, इससे ही हमारे कट कैंसिल हो गया इस वाले से। तो क्या बचा प्लस माइनस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ये बाई के मान में क्या आ गई, ये बाई के मान में त्रुटि आ गई। अब हम बाई के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि निकालें। क्या निकालें भिन्नात्मक। अब हम निकलना है बाई के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, तो डेल्टा बाई अपॉन बाई। भिन्नात्मक त्रुटि जब हम निकालेंगे तो बाई की जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर। अपॉन क्या हो गया बाई, और ये ए डेल्टा बी अपॉन क्या हो गया बाई। ठीक है नहीं, हमने बाई के मान से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, कोई विशेष काम तो अभी किया। डेल्टा बाई अपॉन बाई प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन क्या हो गया ए बी, बाई की वैल्यू रख रहे हैं, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। तो यहां पर आप देखिए बी से बी कैंसिल हो गया और यहां पर ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां बी से बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। मेरा एक नेचर है, मैं कोशिश करता हूं कि जब तक एक टॉपिक पूरा ना कर दूं मैं इसे साफ ना करूं, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा मुझे डेल्टा ए और डेल्टा बी की जरूरत पड़ी, मेरे पास लिखा हुआ था, मैंने आपको तुरंत दिखा दिया। अब आप ये देखना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि त्रुटि का जो मान हो ना, जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आ रही है, मतलब जो संभव भिन्नात्मक त्रुटि आ रहा है उसका मान क्या हो अधिकतम हो। तो अधिकतम होने के लिए आप समझिए शर्त क्या है, इसके जो चिन्ह है त्रुटि वाले प्लस माइनस चिन्ह है वो क्या होने चाहिए एक समान होने चाहिए, तब संभावित भिन्नात्मक त्रुटि का मान क्या है अधिकतम आएगा। और क्यों एक समान होने चाहिए आप जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये वैल्यू आ गई कैसी, ये वैल्यू आ गई, हमने बताया एक्चुअल वैल्यू थी 8 और फिर वैल्यू हमारे पास आ गई 8.1। तो ये त्रुटि कैसी आई, ये त्रुटि हो गई धनात्मक, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई ज्यादा। अब आप देखिए यहां पर, आप देखिए यहां की मैं बात कर रहा हूं, समझिए बुक वगैरह में आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है अनुभव के आधार पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आवश्यक नहीं होता हर बात बुक में लिखी हो, राइटर्स ने लिखी हो।
क्योंकि राइट आप मैं उस लेवल पर जाके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जो चीज बुक में आपको नहीं मिल पाएगी लेकिन आपकी समझ में आ जाए। तो ये धनात्मक त्रुटि हो गई। और जरा यहां पर ध्यान दीजिए, वैल्यू थी 7 और आ गई 6.9, तो ये वैल्यू कैसी आ गई, ये वैल्यू आ गई ऋणात्मक, ये ऋणात्मक त्रुटि हो गई, निगेटिव। ये कैसी हो गई, निगेटिव। ये रफ वर्क है, केवल जब जब मैं आपको समझाता जा रहा हूं तो समझ में आ जाना चाहिए। अब आप देखिए यहां पर तो आई धनात्मक और यहां पर आई ऋणात्मक, तो आप देखिए 0.1 हो गई पॉजिटिव और 0.1 हो गई निगेटिव, तो कुल मिला के त्रुटि क्या हुई, 0 हो गई। एक की वजह से 0.1 बढ़ गई थी और एक की वजह से 0.1 क्या हो गई, कम हो गई, यानी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आई। अब आप देखिए अगर इनके चिन्ह एक समान होते, है ना, जैसे ये प्लस की है तो ये भी किसकी होती, प्लस की, और ये माइनस की है ये भी माइनस की होती, दोनों प्लस के होते तो प्लस 0.1 और प्लस 0.1 क्या हो गई, प्लस का 0.2, और माइनस या दोनों -1 होते, -0.1 तो -2। यानी आप समझ रहे हैं जब दोनों जो त्रुटियां हैं वो एक ही प्रकार की होंगी, जिनके चिन्ह कैसे होंगे, एक समान होंगे, जरूरी नहीं है पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो सकती हैं, तब अधिकतम संभावित त्रुटि आपको प्राप्त होगी। यानी जो संभावित भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हो रही है उसका मान कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम। तो यहां पर आप समझ लें बाई मैक्स, मैक्स माने मैक्सिमम, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B, डेल्टा B/B। तो यहां पर आप देखिए ये हमारे पास आ गई अधिकतम संभावित त्रुटि जो है, भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम संभावित भिन्नात्मक त्रुटि। अगर इसकी तो एक तो यहां पर किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि, ये आ गई आपकी अधिकतम त्रुटि। और अब मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करें, 100 में निकाल लें। तो डेल्टा बाई मैक्स इक्वल टू इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर चाहे तो ये आप देखिए यहां तक का पोर्शन ये हो गया, तो ये आ जाएगा डेल्टा A/A इंटू 100 प्लस डेल्टा B/B इंटू 100। तो इस प्रकार से हमने एक रिजल्ट जो बाई बराबर A इंटू बी से निकल के आता है, A और B मैंने आपको बताया था मापन यंत्र जो है उसके द्वारा ली गई क्या है, मापे हैं, और इनके प्रोडक्ट से गुणनफल से निकल के आता है बाई। तो उसके मान में सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले निकाला त्रुटि कितनी आएगी, फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने निकाला भिन्नात्मक त्रुटि कितनी आएगी, फिर हमने निकाला अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी आएगी, फिर मैंने बताया अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कितनी निकल के आएगी। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स कहीं पर लग रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। यहां तक का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इससे आगे मैं एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आप समझ सकें कि किस प्रकार से इसे करते हैं। क्योंकि ये समझ गए होंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ तक का मैं रब कर रहा हूँ इसे। आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया ना इस चैप्टर को मेरा ये जो सिलेबस है ये 7-8 साल से चेंज होके आया है। पहले इस चैप्टर की जो शुरुआत होती थी वो सीधे सीधे कहाँ से होती थी, विमा से होती थी, विमीय सूत्र से होती थी। लेकिन ऐसा अब नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। और इसमें मैंने आपको बताया ऐसा ही पद्धति है, मात्रक है, मूल राशियाँ हैं, मूल मात्रक है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं, व्युत्पन्न मात्रक है, इन सबकी स्टडी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में देख लो बेटा, इसमें एक हमारे पास
तीन राशियों की माप ली गई है, y इक्वल टू ए क्यूब और b अपॉन सी स्क्वायर। मतलब किसी भी रिजल्ट के लिए तीन माप की जरूरत पड़ी। एक तो ए की माप ली गई, ए राशि की माप ली गई, बी राशि की माप ली गई और सी राशि की माप ली गई, और उसके रिजल्ट, उसी से रिजल्ट निकल के आया बाई, जो किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, बाई बराबर ए क्यूब बी अपॉन सी स्क्वायर। तो आप देखिएगा y इक्वल टू ए क्यूब बी अपॉन सी -2 ऊपर पहुंच गया। अगर हम, जैसा मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था, अगर हम y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकालें तो एक तरीका तो ये कि दोनों साइड का आप लॉग ले लीजिए, और लॉग लेने के बाद जिसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना, आंशिक अवकलन कहते हैं, आंशिक अवकलन कर लीजिए और आंशिक अवकलन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हो जाए। चलो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा। या चलिए दोनों साइड का हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, लॉग बाई इक्वल टू लॉग ए, 3 क्या होता है, 3 आ जाता है आगे, प्लस लॉग बी, लॉग इसी प्रकार से लेते हैं, माइनस जो पावर्स होती है वो आ गए 2 लॉग सी। अगर इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, जैसे हम आंशिक अवकलन करते हैं, तो ये आया डेल्टा बाई अपॉन बाई 3 डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी -2 डेल्टा सी अपॉन सी। क्योंकि पहला एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया है, अगर आप देखें यहाँ का ये तीन राशियों से कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पर ये क्या निकल के आई, ये आई बाई के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, बाई के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। वहां पर पूरा मैंने पहले एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पर सीधे सीधे आपका ये फार्मूला हो गया, हम लिखे दोनों साइड का लॉग लेने पर, लघुगणक लेने पर, और फिर जो ये निकल के आ जाए उसके बाद हम लिख दें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, या हम कह सकते हैं इसे आंशिक अवकलन करने पर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद ये निकल के आ गया, ये क्या निकल के आया, ये आया भिन्नात्मक त्रुटि, बाई के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। अगर हम बाई के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि लेना चाहें तो यहां पर मैक्स लिख देते हैं। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया सभी के चिन्ह कैसे होने चाहिए, एक समान, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या होना चाहिए, ये वाला भी अगर पॉजिटिव होगा तो प्राप्त होने वाली त्रुटि कैसी आई, अधिकतम। प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और +2 डेल्टा सी अपॉन 2 डेल्टा सी अपॉन सी। ये आ गई बाई के मान में अधिकतम संभावित, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अधिकतम संभावित भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, जिसे हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कह देते हैं शब्दों को कम करके। तो ये हमारे पास कितना आ जाए, डेल्टा बाई अपॉन, भाई परसेंटेज का मतलब आप सभी लोग जानते हैं किसके लिए, परसेंटेज का मतलब है 100 के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 क्या आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस इसमें कुछ नहीं, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 +2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो ये समझना, ये आ गई बाई के मान में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 2 एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, पूरे वीडियो को देख रहे हैं, तो और आप थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, इतना पोर्शन तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक की स्टडी नहीं भी कर रहे हैं तो बोर्ड की सहायता से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आना चाहिए, और अगर आवश्यकता पड़े तो बुक की स्टडी करनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी आप स्टार्टिंग से ही करना चाहें तो बुक की स्टडी आप अवश्य करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको 9th 10th 11th 12th सभी क्लास की वीडियो लगातार प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।